ओके, सो सबसे पहले शॉर्ट इंफॉर्मेशन फॉर द 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो लाइव लेक्चर में ज्वाइन होते हैं हमारे क्लास के। एक्चुअली में काफ़ी दिनों से नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए आई कैन नॉट टेक द लेक्चर फ्रॉम माई होम, सो दैट्स व्हाई आई एम टुडे टेकिंग द लेक्चर फ्रॉम द ऑफिस। ओके, सो हम लोग लाइव ज्वाइन नहीं हो रहे, इसलिए सॉरी उसके लिए पहले तो। एंड द सेकेंड पार्ट, मैं अपने काम में कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ, इसलिए अभी मैं यहाँ से यूट्यूब में आपका जो है लेक्चर ले रहा हूँ, तो प्लीज इसको गो थ्रू करना अच्छे से, क्योंकि हम लोग एफर्ट लगाते हैं तो आप लोग भी थोड़ी बहुत एफर्ट लगा सकते हो। ओके, और आप लगाते भी हो, दैट इज द गुड थिंग। एंड प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि बाकी हम लोगों ने 2-3 चीजें तो बात कर ली है आगे। एंड आगे आज हम लोग जो हमारा चैप्टर जो चालू है साइंस का, उसमें हम लोग आज कंटिन्यू कर देते हैं, और वो पार्ट आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट। ओके, सो दैट इज द थिंग। ये मुझे एक्चुअली में रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ से करना पड़ा था, बिकॉज नेटवर्क इश्यूज काफी ज्यादा आ रहे थे हमारे ऑनगोइंग लेक्चर्स में। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड यस, ओके, स्टार्टिंग विद द टॉपिक। ओके, नाउ कंटिन्यू द पॉइंट। ओके, सो न्यूक्लियस के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली थी। हम लोगों ने ये भी देखा था कि कौन से टाइप के सेल होते हैं। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिसका डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक और बार वापस से नोट डाउन करा देता हूं आपको। तो 2 टाइप के सेल होते हैं, समझ लो ये पहले। ओके, कौन से 2 टाइप के सेल होते हैं? एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या मतलब है? तो ये प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है, और इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डेवलप नहीं होता है, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। एंड दूसरा टाइप का जो सेल होता है, दैट इज द यूकैरियोटिक सेल। इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो अच्छे से डेवलप होता है। इसका यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक का मतलब क्या है कि इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो डेवलप होता है। सो यहाँ पे 2 ही चीज आपको समझनी है। ओके, मैं जस्ट इसको जॉट डाउन करवा देता हूँ, तो आप लोग भी लिख पाए। इसका एक और बार अगर आप लोगों ने लिख लिया हुआ है, डोंट वरी। अगर आपने नहीं लिखा हुआ है, नहीं समझा हुआ है, तो प्लीज इसको कहीं पे नोट कर लीजिए। ओके, तो 2 टाइप के सेल कौन से होते हैं? एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ये प्रिमिटिव टाइप का सेल है, दिस इज द प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, वी कैन से प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। ओके, एंड इसमें क्या होती है चीज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल में? इसमें जो न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियस इज नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, यानी न्यूक्लियस के बाहर का जो कवर है वो एब्सेंट होता है। ओके, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। ओके, यूकैरियोटिक इज न्यू टाइप ऑफ सेल, वी कैन से। जो भी जितने भी नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें जनरली यूकैरियोटिक सेल होता है। ओके, यहां पे हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियस इज प्रॉपर्ली डेवलप्ड, एंड यहां पे एक और चीज लिख सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, कि दोनों में फर्क क्या है। एक प्रिमिटिव टाइप का सेल है, तो जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ वायरसेस हो गए, जिसके सेल अच्छे से डेवलप नहीं होते थे, वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक में आएंगे। और कुछ यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं कि इसके सेल जो है वो अच्छे से डेवलप होते हैं। ओके, न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डेवलप होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डेवलप होता है। ओके, सो यस, हम लोग इसमें आगे बात करते हैं। Straight away I will take the topic. Okay, the first topic is about cytoplasm. Cytoplasm का मतलब क्या है, cytoplasm में क्या क्या चीज आती है, that is I am going to explain you. Okay, and you have to make the notes of what I am making you it. I am explaining you, and whatever I am highlighting in this page, that you have to jot down, student. Okay, so what is given in it? When we look at the temporary mounts of the onion peel, as well as the human chick cells, we can see the large region, each cell enclosed by a cell membrane. This region take up very little steam. It is called as cytoplasm. The cytoplasm, अब ये cytoplasm क्या है? तो आपने जो सेल मेम्ब्रेन देखा, उसके अंदर की जो स्पेस बाकी रहती है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, तो ये साइटोप्लाज्म एक्चुअली में क्या है? इट इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, मैं थोड़ी देर में आपको वो बता देता हूँ। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, लिक्विड टाइप मटेरियल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म।
that is called the cytoplasm. It also contains many specialized cell organs. Each of these organs perform a specific function for the cell. और उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जिसको हम लोग बोलते हैं. ओके, छोटे छोटे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं. ओके, सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन. ओके, ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका भी मेम्ब्रेन होता है. जितने भी अंदर सेल के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होता है उसका भी एक मेम्ब्रेन होता है, उसका भी एक कवर होता है. Okay, in prokaryotes, besides the absence of the defined nuclear region, the membrane-bound cell organs are also absent. Okay, लेकिन जो prokaryotes है, okay, ये prokaryotes है, इसमें जो सेल ऑर्गन होते हैं उसका भी मेम्ब्रेन जो होता है वो स्टूडेंट एब्सेंट होता है. ओके, यानी प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन तो होता ही नहीं है, ये समझ लीजिए आप. ओके, तो जितने भी मेम्ब्रेन होंगे वो एब्सेंट होगा. तो अगर मैं थोड़ी देर में इसका डायग्राम अगर रफ में कहीं पे मुझे मिले जगह तो मैं बताता हूँ आपको, जॉट डाउन आप कर लेना, लिख भी सकते हो. On the other hand, the eukaryotic cell have the nuclear membrane as well as the membrane enclosed with the organs. और eukaryotic में क्या होगा कि जितने भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो उसमें होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी ऑर्गेनल्स है उसका भी मेम्ब्रेन होगा. Okay, the significant membranes can be illustrated with the example of the viruses. Viruses lack of any membrane and hence do not show the characteristics of life until they enter a living body and use the cell machinery to multiply. ओके, तो वायरसेस के बारे में भी यहाँ पे बात की हुई है. जस्ट उसके पहले जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या आपको समझा रहा हूँ. ओके, सो फॉर दैट जस्ट सी हियर, हम लोगों ने दो टाइप के सेल की बात की, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. वो आप खाली दिमाग में रखना. और मैं आपको खाली एक सेल बता रहा हूँ. देखिए, ये सेल होता है, ये सेल का न्यूक्लियस होता है. अब ये सेल के न्यूक्लियस के आजू बाजू भी एक मेम्ब्रेन होता है, एक कवरिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो खाली खाली जगह आपको मिल रही है, खाली खाली जगह आपको जो दिख रही है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे मैं इसको लिस्ट कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली इट इज अ फ्लूइड लाइक मटेरियल. ये एक फ्लूइड लाइक मटेरियल है और इसके अंदर कुछ कुछ सेल के ऑर्गेनल्स हो गए. ओके, क्या हो गए? सेल के ऑर्गेनल्स हो गए, जिसमें बाकी सब ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग बात करने वाले और भी बाकी सब ऑर्गेनल्स की हम लोग बात करने वाले हैं. तो मान लीजिए कि कुछ कुछ मटेरियल यहाँ पे भी होगी. जस्ट इसको मैं अलग पेन से एक्सप्लेन करता हूँ. तो मान लीजिए ये एक ऑर्गेनल है, ये एक ऑर्गेनल है, ये एक ऑर्गेनल है. ओके, सो अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ये ऑर्गेनल के भी आउटर कवरिंग होते हैं. सो इसके ऑर्गेनल के भी कवरिंग आते हैं. ओके, जिसको जिसको सेल का एक कवरिंग तो होता ही है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. इसके अलावा ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है उसका भी कवरिंग होता है, दैट उसका भी कवर होता है. ओके, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये कवर भी एब्सेंट होता है. प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ये जितने भी कवर है वो एब्सेंट होंगे. यूकैरियोट्स में ये सारा कवर होगा. ओके, सो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होगा, यूकैरियोट्स में ये सब होगा. और ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यस, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. अब यहाँ पे वायरसेस की बात की हुई है. वायरसेस की खासियत क्या है कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, ना तो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होता है, ना तो उसका जो ऑर्गेनल्स है उसके मेम्ब्रेन डेवलप होते हैं. तो ये लोग एक्चुअली में लाइफ में नहीं होते. ये जब भी कोई बॉडी के अंदर जाते हैं तभी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तभी ये लाइफ में आ सकते हैं. तो वायरसेस अगर हमारे शरीर के बाहर है तब इसमें कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है. लेकिन जैसे ही आपके शरीर में आएंगे, जैसे ही आपके बॉडी में आएंगे, वैसे ही आपका प्रॉब्लम चालू हो जाएगा. ओके, तो ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. The significance of the membranes can be illustrated with the example of the viruses. Viruses lack any membrane, hence do not show the characteristics of the life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. Okay, so next, सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं. तो एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो हर एक के पास एक कवर होता है. जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स की अब हम लोग बात करेंगे, उसके पास खुद का मेम्ब्रेन होगा. ओके, वो मेम्ब्रेन से वो क्या कर सकता है कि अपने जो कंटेंट्स है उसको सेपरेट कर सकता है एनवायरनमेंट से. अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो बॉडी के पार्ट्स है, सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे आप देख सकते हो. देखो, ये एक सेल दिया हुआ है. ओके, ये बाहर का लेयर जो दिया हुआ है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. अभी अंदर के पार्ट कौन से जो हम लोग सेल ऑर्गेनल कर रहे हैं, वो एक्चुअली में कौन सी चीजें इसमें आती है? सेंट्रोइल आता है, लाइसोसोम आता है, राइबोसोम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है. ओके, तो ये सारी चीजों को, इसका खुद का मेम्ब्रेन होता है, इसका खुद का कवर होता है. ये कवर क्यों दिया जाता है? तो ये अंदर के पार्ट को और बाहर के एनवायरनमेंट को अलग रख सके, इसलिए इसमें ये कवर होता है. लार्ज एंड द कॉम्प्लेक्स सेल
including the cell from the multicellular organism, need a lot of the chemical activity to support their complicated structure and function. To keep this activity of the different kinds separate from each other, this cell use the membrane-bound little structure within themselves. This is one of the features of the eukaryotic cell and distinguished from the prokaryotic cell. Some of these organelles are visible only with an electron microscope. तो ये जितने भी क्या बोला हुआ है इसमें कुछ हम लोग टेक अवे नहीं करेंगे, इसमें खाली ये बोला हुआ है कि ये जो सेल ऑर्गेनल है ये देखने में मुश्किल है, ये खाली और खाली विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको ये दिखाई देगी. तो ये जो सेल ऑर्गेनल है वी कैन ओनली इट कैन ओनली बी सीन, इट कैन ओनली बी विजिबल विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड नथिंग अदर. ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन. गए चैप्टर में तो गए लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियस की बात कर ली थी. Some important organ of the cell organelles which we'll discuss now are endoplasmic reticulum. Okay, अभी हम लोग कौन से सेल के अंदर के पार्ट की बात करने वाले स्टूडेंट. नंबर 1 is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria and plastids. Okay, ये 1 2 3 4 5 चीजों की हम लोग बात करेंगे. Endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria and plastid. Again, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria and plastid. Okay, they are the important because they carry out some very crucial function in the cell. ये एक important part है because ये बहुत सारे function सेल के अंदर के function ये लोग करते हैं. Okay, so सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग endoplasmic reticulum की. तो endoplasmic reticulum is a large network of the membrane bound tubes, sheets. Okay, तो ये क्या है, एक बड़ा network है. It is the large network of the membrane bound tubes and the sheet. It looks like a long tubes. Okay, ये दिखने में कैसे रहते हैं, तो long tubules होते हैं, एक बड़ी सी tubes होती है. Okay, on the round of the oblong bags, the ER membrane, that is endoplasmic reticulum membrane, is similar in structure to the plasma membrane. ER का जो membrane है endoplasmic reticulum, इसका short form क्या है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है. that is called ER, that is endoplasmic reticulum. इसका जो membrane है, okay, the ER membrane, okay, so ER membrane is similar to the structure to the plasma membrane. इसका membrane जो है वो plasma membrane से similar है. Okay, there are two types of ER, that is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. तो ER के अंदर भी स्टूडेंट्स दो टाइप है, that is RER, that is rough endoplasmic reticulum, and number 2 is SER, that is smooth endoplasmic reticulum. RER looks rough under a microscope because it has a particles called ribosome attached to the surface. RER क्यों rough दिखता है, because इसके ऊपर जो particles होते हैं वो ribosomes होते हैं, इसलिए इसका जो surface है वो rough दिखाई देता है. ओके, तो आप समझिए ER है वो लॉन्ग ट्यूबल्स है, ये सेल के अंदर पाए जाते हैं. ओके, अब ये ER के भी दो पार्ट है, एक है RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है SER मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. RER के जो सरफेस होते हैं जब आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसका सरफेस जो है वो रफ दिखाई देता है, और ये रफ दिखाई देने की वजह से ही उस पे राइबोसोम अटैच होते हैं, इसलिए वो हमको जब हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको थोड़ा बहुत रफ दिखाई देता है. ओके, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द राइबोसोम व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल द एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ द प्रोटीन मैन्युफैक्चर. ये जो राइबोसोम्स हमको दिखाई देते हैं स्टूडेंट, ये एक्चुअली में प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं. तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है वो राइबोसोम्स के कारण होता है. इट इज बिकॉज ऑफ द राइबोसोम. द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर सेंट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द यूजिंग द ER. द SER, अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं. ये SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिपिड्स. ओके, तो SER जो है वो फैट मॉलिक्यूल या लिपिड बनाने में हेल्प करता है. ओके, एंड इट इज द इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन, और ये सेल के फंक्शन करने के लिए भी जरूरी होता है. तो एक चीज हो गई RER के सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम्स होता है. राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना. SER, तो SER के सरफेस पे फैट मॉलिक्यूल या लिपिड होते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमारे बॉडी के प्रोटीन्स और लिपिड मैन्युफैक्चर करने में. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, okay, some of this protein and lipids help in building the cell membrane. This process is called the membrane biogenesis. Okay, ये important definition है, ये आप देख लीजिए क्या बोला हुआ है. some of these protein and lipids help in the cell membrane, in building the cell membrane. तो कुछ ये प्रोटीन और लिपिड जो यहाँ पे सेल के अंदर बन रहे हैं, वो प्रोटीन और लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है मेम्ब्रेन बनाना. ओके, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन. ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑल्दो ER वेरीज ग्रेटली इन द अपीयरेंस इन द डिफरेंट सेल, इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम. ओके, तो ये इनका वेरिएशन होता है, इट फॉर्म्स अ वेरिएशन, इट विल फॉर्म अ वेरिएशन. सेल के अंदर इनका वेरिएशन होता है, लेकिन जनरली ये एक नेटवर्क सिस्टम में अवेलेबल होते हैं.
ओके, सो ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो RER, दिस इज RER। ओके, ये देख रहे हो आप, देखिए इसको ध्यान से, आपके बुक में ये अच्छे से दिखेगा। ये जो आप ट्यूब दिख रहे हैं आपको सेल के आजू बाजू, ये ट्यूब्स जो है वो RER है। इसका सरफेस देखिए बहुत ही रफ है, आप पता नहीं लगा पाओगे कि एक्चुअली में डिजाइन क्या दिया हुआ है। और ये जो दूसरा आपको दिख रहा है, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका शेप आप परफेक्ट देख सकते हो। ओके, तो ये आप खाली एक आपकी बुक में भी दिया होगा, एनिमल सेल में ये पार्ट दिया होगा, तो एक बार आप गो थ्रू कर लेना। Okay, so thus one function of the ER is to serve the channel for the transport of the materials. Okay, तो ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन पहुंचाने का काम करता है। ये ER का एक फंक्शन हो गया between the various region of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. The ER also function as a cytoplasmic framework, providing the surface for some of the biochemical activities of the cell. In the liver cell of the group of the animal like vertebrates, SER play a crucial role in detoxifying many proteins and drugs. ओके, तो ये भी इतना एसईआर का जो रोल है वो आपको अंडरलाइन कर लेना है। एसईआर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेटॉक्सिफाइंग, यानी उसमें प्रोटीन में से ऑक्सीजन निकालना, ड्रग में से ऑक्सीजन निकालना, वो एसईआर का काम होता है। एक तो हम लोगों ने देखा है कि आरईआर जो है वो प्रोटीन और लिपिड जो भी बनाते हैं उसको पहुंचाने का काम, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से दूसरे पार्टिकल को पहुंचाने का काम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एसईआर जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन डेटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स, many poisons, not proteins, sorry, I missed out that point. Detoxifying many poisons and the drugs. तो SER जो रोल प्ले करता है वो बहुत सा पॉइजन और ड्रग में से ऑक्सीजन निकालने का काम करता है। डेटॉक्सिफाइंग मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकालने का। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं RER आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका सरफेस जो है वो बहुत ही रफ है, एंड SER आप देख सकते हो कि उसका सरफेस जो है वो बहुत ही स्मूथ दिखाई दे रहा होगा। सो दैट इज अबाउट ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर कुछ पॉइंट अगर आपको टेक अवे करने हो तो मैं यही बता सकता हूँ कि दो पॉइंट आपको दिए हुए, एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जैसे ही आपने बात की तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पार्ट है। द फर्स्ट थिंग इज आरईआर, अनदर थिंग इज एसईआर। जो हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो उसका सरफेस जो है वो रफ दिखाई देता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है दैट इज बट ऑब्वियस स्मूथ। लेकिन आरईआर का जो सरफेस है, आरईआर का जो सरफेस है वो रफ क्यों है? द नंबर वन रीजन बिकॉज इट इज अटैच्ड, the ribosome is attached with the surface of RER, that is the surface is smooth. And SER की जब हम लोग बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका सरफेस जो है वो स्मूथ है। ये हम लोगों ने बात की थी। ओके, तो दूसरी चीज RER में क्या बनता है? जनरली प्रोटीन बनता है। SER में जनरली स्टूडेंट क्या बनता है? तो SER में बनता है फैट्स एंड लिपिड्स व्हिच इज अ बेसिक मटेरियल फॉर फॉर्मिंग अ सेल मेम्ब्रेन। तो इतना आप लोग याद रखोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार लिस्ट आउट कर देना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the Golgi apparatus. So what do you mean by Golgi apparatus? So Golgi apparatus, first decided by the Camillo Golgi, consisted a system of the membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in a stack called cisterns. This membrane often have connection with the membrane of ER. Okay, so ये जो membrane है, इनका Golgi apparatus का जो membrane है, वो एक्चुअली में ER के membrane के साथ connected हो सकते हैं, connection होते हैं इनके, and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system. The material synthesized near ER is packed and dispatched to the various target inside and outside of the cell through a Golgi apparatus. Its function is to include the storage. इसका function क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। Okay, it include the storage, यानी ये खाना यहाँ पे या फैट या प्रोटीन जो है वो यहाँ पे स्टोर हो सकता है। Modification, packaging of the product in vesicles. In some cases, complex sugar may be made from the simple sugar in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of the lysosome. Okay, lysosome को बनाने के लिए भी Golgi apparatus का use होता है। And here it is given some information about who has discovered the Golgi body. ये Golgi body जिसने बनाया उसके बारे में एक information दी हुई है। The scientist was ये Golgi apparatus जिसने बनाया, the scientist was Camillo Golgi. ओके, कैमिलियो गोल्गी नाम के ये साइंटिस्ट ने ये बनाया हुआ था, गोल्गी बॉडी नाम दिया हुआ था, गोल्गी apparatus उसने नाम दिया हुआ था। You can have the information from the textbook. I'm not going through the part. Okay. Next we talk about the lysosomes. What do you mean by lysosome? So structurally lysosomes are the membrane-bound sacs filled with the digestive enzyme. Okay. तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक टाइप का बैग है। मेम्ब्रेन मतलब एक टाइप का कवर है, ओके, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ओके, एंजाइम्स which can make the process digestion fast. Okay, ये इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स है जो डाइजेशन फटाफट करा सकते हैं। ओके, दिस आर द एंजाइम मेड बाय RER। और ये जो एंजाइम है वो किसने बनाए हैं? तो RER ने ये एंजाइम्स बनाए हुए।
Lysosomes are the kind of the waste disposable system of the cell. This help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as the worn out cell in the organ. Foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as the old organelle end up of the lysosome which break the complex structure into the simple substance. Okay, ये क्या करते हैं, बाहर से कोई भी आता है मटेरियल तो लाइसोसोम का काम क्या है कि उसको खा लेना, उसको खा के सिंपल कंपोनेंट में कर लेना। तो कोई हार्मफुल सब्सटेंस भी होगा तो अगर ये सेल के अंदर जाएगा, लाइसोसोम के अंदर जाएगा, तो वो क्या कर देगा, उसको सिंपल स्ट्रक्चर में, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। Lysosomes are able to do this because they contain a powerful digestive enzyme able to break down all the organic material. Okay, lysosome ये काम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं जो इसको इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल द सेल gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest in the own cell. Okay, तो कभी कभी क्या होता है, many a times it is seen that during the disturbance in the cellular metabolism, जब भी cellular metabolism में disturbance होता है तो lysosome जो है वो खुद को blast कर देता है, खुद को burst out कर देता है, ताकि जो है वो enzymes जो है वो भी साथ साथ में अगर वो harmful अगर होने लगे, जो कुछ सेल ऐसे आए हैं लाइसोसोम के अंदर गए, लाइसोसोम अगर पाता है कि ये हार्मफुल है तो वो खुद को बस्ट कर देगा ताकि वो मटेरियल जो है जो हार्मफुल वाला है वो भी खत्म हो जाए, वो भी बस्ट हो जाएगा उसके साथ साथ। कहने का मतलब इसको हम लोग सुसाइडल डेथ्स भी बोलते हैं क्योंकि ये खुद सुसाइड कर देते हैं, सेल को बचाने के लिए खुद ये अपनी जान दे देते हैं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। अगेन समझो ये चीज को क्या है, लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम होते क्या है, तो लाइसोसोम एक टाइप के बैग होते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ द बैग जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, तो यहाँ पे खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है और कोई कोई हार्मफुल सब्सटेंस भी आता है ना तो वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। अगर ये सिंपल सब्सटेंस में स्टूडेंट कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा तो कोई हार्मफुल सब्सटेंस भी आएगा, मान लो कि वो बहुत ही पावरफुल है, तो लाइसोसोम खुद को बस्ट आउट कर देगा ताकि वो जो मटेरियल जो उसके अंदर आया है वो भी बचे नहीं, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल डेथ्स। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत बार ये पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे इसको क्या बोला गया है, इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी ये सेल को पावर देने वाला ये ऑर्गेनल है। Mitochondria have two membrane covering. The outer membrane is porous, while the inner membrane is deeply folded. This fold increases the surface area of ATP generating the chemical reaction. The energy required for the various chemical activity needed for the life is released by the mitochondria in the form of ATP. Okay? तो एनर्जी जो सेल को चाहिए होती है अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो ये एक टाइप के मॉलिक्यूल है, एटीपी इज अ टाइप ऑफ बैग, इट इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर एनर्जी चाहिए सेल को तो सेल को एनर्जी कौन देगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया देगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Okay, adenosine triphosphate, that is ATP, is known as the energy currency of the cell. The body uses this energy stored in ATP for making the chemical compound and mechanical work. Mitochondria are the storage organelles of the sense they have their own DNA. Mitochondria का खुद का DNA भी होता है and the ribosome. Therefore, mitochondria are able to make some of the ओन प्रोटीन्स के लिए खुद का प्रोटीन भी बना सकते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि इनका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम भी होता है, इसके लिए दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन, दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। ओके, सो कितना हम लोग टेक अवे करेंगे, नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? सो नंबर 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया है जो जब सेल को एनर्जी चाहिए होता है, पावर हाउस का मतलब क्या होता है कि जब सेल को एनर्जी चाहिए होता है तो ये सेल को एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। The adenosine triphosphate is called the energy currency of the cell. Okay, it is one type of energy currency of the cell. And mitochondria का खुद का DNA भी होता है and खुद का ribosomes भी होता है, and they are also able to make their own protein. ये खुद का प्रोटीन भी बना सकते हैं। Okay, next हम लोग बात करते हैं तो plastids पे हम लोग आ जाते हैं। Yes, so plastid, what do you mean by plastid? तो plastid are present only in the plant cell. plastid कहाँ पे होगा, तो ओनली इन द प्लांट सेल ये प्लास्टिड पाया जाता है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट दैट इज बेसिकली कलर्ड प्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्ट व्हिच इज द कलरलेस प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जिससे क्लोरोफिल, जहां से क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल वाला पिगमेंट होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जहां पे क्लोरोफिल वाला क्रोमोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स, ये आपको पता ही है कि ये जो प्लास्टिड है, ये जो क्रोमोप्लास्ट है,
जिसमें क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। Chloroplast also contain the various yellow or orange pigment in the addition to the chlorophyll. Leucoplasts are the primary organ in which the material such as starch, oils and protein granule, जो दूसरे जो व्हाइट कलर की मटेरियल है जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, उसमें क्या क्या स्टोर होता है? तो स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, ये सब चीजें स्टोर होती है। The internal organization of chloroplast consists of the numerous membrane layer embedded in the material called the stroma. ये इतना इंपॉर्टेंट टेक अवे नहीं है। दिस आर द सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आर आल्सो हैव द डीएनए एंड राइबोसोम। तो प्लास्टिक का भी क्या होता है? प्लास्टिड्स का भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। ओके, सो दैट इज अबाउट प्लास्टिड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड वैक्यूल्स। अब हम लोग वैक्यूल्स की बात करते हैं। व्हाट आर द वैक्यूल्स? तो वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ओके, तो ये एक तरह का बैग है जहां पे सॉलिड या लिक्विड मटेरियल को हम लोग भर सकते हैं। Okay, vacuole are small sized in the animal cells, while the plant cells they are the large vacuole. तो एनिमल सेल के अंदर ये बैग छोटी होगी और प्लांट सेल के अंदर ये जो बैग है वो बड़ी होगी। ओके, द सेंट्रल वैक्यूल आर ऑलमोस्ट 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर ये 50 to 90% जगह भी रोक सकता है। ओके, in the plant cell, the vacuoles are full of cell sac and provide the turgidity and rigidity to the cell. Many substances of the importance in the life of the plant cell are stored in the vacuole. तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट सेल के अंदर है वो वैक्यूल में स्टोर होते हैं। दिस इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर, cell organic acid and some protein. In single cell organism like amoeba, the food vacuole contain the food item the amoeba has consumed. In some unicellular organism, specialized vacuole play an important role in expelling the excess of water and some waste from the cell. Each cell thus required in the structure ability to function because of the organization of its membrane and organ in the specific ways. The cell thus has a basic structural organization. इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यानी इतना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे नहीं है जो मैंने ऊपर पढ़ा, लेकिन आपको खाली इतना पढ़ना समझ में आना चाहिए कि ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये सारे जो जितने भी हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल देखे, सेल के अंदर के पार्ट्स देखे, वो कुछ ना कुछ कोई का सबका कुछ ना कुछ फंक्शन रहा हुआ है और इसकी वजह से हम लोग सेल को क्या बोल सकते हैं? द सेल इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म द फंक्शन। इसके कारण सेल जो है वो रेस्पिरेशन कर सकता है, न्यूट्रिशन ले सकता है, वेस्ट मटेरियल को निकाल सकता है, फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन। Thus, the cell is functional, fundamental structural unit of the living organism. It is also the functional unit of the life. Okay, so ये भी आप लिख सकते हैं। सेल डिवीजन पे हम लोग आ जाते हैं। New cell are formed from the organisms in order to grow to replace the old, dead and injured cells and form of the gametes required by the reproduction. The process by which the new cells are made is called cell division. जो प्रोसेस से ये सेल बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। ओके, यानी एक सेल से दूसरे सेल बनना, मदर सेल से डॉटर सेल जब बनते हैं उसको हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। These are the two main types of the cell division. There are two main types of the cell division, namely mitosis and meiosis. दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक का नाम है mitosis, एक का नाम है meiosis. The process of cell division by which most of the cell divide for the growth is called mitosis. तो अगर सेल डिवाइड हो रहे हैं for their growth, then it is called mitosis. In this process, each cell called the mother cell, हर एक सेल जो यहाँ पे होता है वो mother cell, divide into two identical cell daughter, ओके, या डॉटर सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिटोसिस है जहां पे मदर सेल्स जो है वो उसके जैसे ही बनेंगे। ओके, उसके जैसे ही बनेंगे मतलब सेम टाइप के एंगल में वो फॉर्मेशन लेंगे। ओके, कहां पे किसमें बात करें हम लोग? वी आर टॉकिंग इन मिटोसिस। ओके, सो दिस इज मिटोसिस, जहां पे मदर सेल से जब दो डॉटर सेल बनते हैं तो वो उसके जैसे ही दिखाई देते हैं। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल। तो यहाँ पे डॉटर सेल जो भी बनेगा उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी उतने ही टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे किसके अंदर? मिटोसिस के अंदर। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो दो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो यहाँ पे 2, ये 2 4, 2 रेड वाले 2 ब्लू वाले, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2 रेड वाले 2 ब्लू वाले। ओके, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द टिश्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका काम क्या है? ग्रोथ करना, और टिश्यू कोई डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करना। स्पेसिफिक सेल्स of the reproductive organs such as tissue in the animal and the plant divide to form the gametes, which after the fertilization give the rise to the offspring. They divide by the different process called meiosis which involve the two consecutive cell division. Okay, इसके अंदर cell division अलग तरह से होगा। When the cell divides in the meiosis produces 4 new cells, okay, of just two
said in the figure the new cells only have the half the number of chromosome that of the mother cell. यहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, वो इक्वल नंबर में डिवाइड नहीं होंगे। ओके, क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वल नंबर, मिटोसिस में क्या होता है इक्वल नंबर में डिवाइड होता है, यहाँ पे वो इक्वल नंबर में डिवाइड नहीं होंगे, और यही डिफरेंस है मिटोसिस और